Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of December 2021. तो 17 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग अपनी तरफ से, दैट इज़ द थिंग विच वी वांट। इसके अलावा हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है, उसमें लगभग 15 लेक्चर के आसपास बन चुके हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, पुराने लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले आज का सवाल, पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। दूसरा है, दीज ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू द स्पीकर। अब दूसरा सवाल जो है स्पीकर के रेफरेंस में है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द स्पीकर वंस इलेक्टेड इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। दूसरा है, स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा इन द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन द हाउस। ठीक है ना। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली एडेड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑप्शंस आर दुर्गा पूजा, पुष्कर फेयर, जगन्नाथ रथ यात्रा या सूरजकुंड मेला। तो आपको बताना है, इन 3 सवालों के जवाब देने हैं। आसान सवाल है, तीनों ही बनने चाहिए वैसे तो। आज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कितने आपसे बने। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स एज वेल। पहला सवाल मैंने पूछा था फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चूंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है कि ये रशिया से लिया गया है, दूसरा है कि नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, दोनों ही करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। डी विल बी द आंसर। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था स्पीकर के रिगार्डिंग। तो स्पीकर के रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट था कि ये द स्पीकर वंस इलेक्टेड इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये गलत स्टेटमेंट है। स्पीकर वंस इलेक्टेड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वेरी मच एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 ओनली। तीसरा सवाल है, कौन रिसेंटली यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में सेलेक्ट हुआ है, तो इसका आंसर है दुर्गा पूजा। ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस एंड 3 आंसर्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, इज WTO रेलिवेंट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। क्या WTO रेलिवेंट है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में? सवाल पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, डिस्कस व्हाई WTO इज लूजिंग इट्स रेलिवेंस एंड व्हाट कैन बी डन टू सस्टेन इट। क्यों WTO अपना रेलिवेंस खोता जा रहा है और क्या किया जाए कि WTO को सस्टेन किया जा सके इन द प्रेजेंट टाइम्स। तो ये एक सवाल है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या अलग से न्यूज़ आइटम्स है। तो पहली जो न्यूज़ है वो है, यूनियन कैबिनेट ने ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस को बेसिकली कहना चाहिए साइन किया है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ द पोलैंड। ठीक है ना। याद रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के बीच में ये ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, नाम याद रखिएगा, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस साइन किया है। अब ये ट्रीटी जो होती है, इट एम्स टू इनहेंसेस इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ द कंट्रीज इन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स। जब इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स हो रहा होगा उस समय ये ट्रीटी काम आती है, जिसमें दूसरी कंट्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है दूसरी कंट्री को। ठीक है ना। एक कंट्री दूसरी कंट्री को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। क्या होता है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस? तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वो मैकेनिज्म होता है जहां पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोऑपरेट करती है इन मैटर्स टू ऑब्टेन असिस्टेंस इन प्रिवेंशन, सप्रेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम। तो क्राइम के जो अलग अलग क्रिमिनल जस्टिस के जो अलग अलग आयाम है, यानी कि प्रोसिक्यूशन वाला पार्ट, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट एंड प्रिवेंशन वाला पार्ट, इन सारे में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कंट्री दूसरी कंट्री को। ठीक है ना। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि क्रिमिनल्स डू नॉट एस्केप और सैबोटाज द लॉ प्रोसेस। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको क्रिमिनल्स फिर सैबोटाज या उसको फिर क्रिमिनल्स वो नहीं कर पाते हैं, एस्केप नहीं कर पाते हैं। एंड ऐसा नहीं होता कि फिर दूसरी कंट्री में भाग करके लॉ को वो मतलब वो कर पाएँ, मतलब अवॉइड कर दें या एस्केप हो जाएं या सैबोटाज कर दें। तो इसमें दूसरी कंट्री की मदद करती है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच विल बी डीलिंग विद दिस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस
असिस्टेंस दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जो सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में काम करती है म्यूचुअल असिस्टेंस के उसमें, वो है यहाँ पे होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द सेंट्रल बॉडी। ये सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रहेगा, जो कि डील करेगा विद द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, ठीक है ना। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के साथ डील कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी। अब देखो एक और चीज होती है, मैं दोनों चीज आपको बताऊंगा। एक तो मैंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस आपको बताया, देर इज अ सेपरेट थिंग जिसको हम बोलते हैं लेटर्स रोगेटरी। याद रखिएगा, एलआर बोलते हैं, लेटर्स रोगेटरी। अब ये जो लेटर्स रोगेटरी शब्द है, ये लैटिन के रोगाटोरियस शब्द से लिया गया है। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन टर्म रोगाटोरियस। अब लेटर्स रोगेटरी जो है, दीज आर द लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट सेंट बाय द कोर्ट of one country to the court of another country for obtaining assistance in investigation। अब देखो क्या, जो ऊपर हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस देखा ना, उसी का दूसरा ये छोटा भाई है, समझ लो। छोटा भाई क्यों? क्योंकि ये लेटर्स रोगेटरी एक कंट्री का कोर्ट जो होता है वो दूसरे कंट्री के कोर्ट को लिखता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, लेटर्स रोगेटरी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में अंतर है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में एक सेंट्रल बॉडी है और वो सेंट्रल बॉडी कोऑपरेट कर रही है। सेंट्रल बॉडी कौन है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेटर्स रोगेटरी में एक कोर्ट दूसरे देश के कोर्ट को लिखता है, ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनके बीच में है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है वो आप उन कंट्रीज के साथ कर सकते हैं जिनके साथ आपका बायलैटरल रिलेशन हो या आपका एग्रीमेंट हो, कोई मतलब इस तरीके के आप एग्रीमेंट से जुड़े हो। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए वो जरूरी है। लेकिन लेटर्स रोगेटरी आप किसी भी कंट्री को कर सकते हैं जहां पे कोर्ट होगा और जो थोड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री टाइप की होगी, वहां पे आप कहीं किसी भी ऐसी कंट्री को आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कोर्ट के थ्रू जाना है, वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के थ्रू जाना है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, दीज आर थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और लेटर्स रोगेटरी के बारे में हमने जाना। अगली जो न्यूज़ थी वो थी दुर्गा पूजा को इंक्लूड किया गया है इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो है दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट बोलते हैं। आईसीएच यहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस नहीं है। आईसीएच कई लोग जो एमपी के रह रहे होंगे उनको आईसीएच तो इंडियन कॉफ़ी हाउस ही समझ में आता है, ठीक है ना। तो वो नहीं है। दिस इज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड इट मीन्स द प्रैक्टिसेस, रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज, स्किल्स as well as instruments, objects, artifacts and cultural spaces associated with them that communities, groups and in some cases individuals recognize as part of their cultural heritage। तो ऐसी चीज़ों को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुर्गा पूजा के बारे में बताऊं तो उसको दुर्गोत्सव या शारदोत्सव भी बोलते हैं। एनुअल हिंदू फेस्टिवल है दैट रिवर्स एंड पेज होमेज टू द गॉडेस दुर्गा। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन शक्तिज्म ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के शक्तिज्म ट्रेडिशन का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ जो गॉडेस दुर्गा थी उनकी विक्ट्री हुई थी महिषासुर के ऊपर, इसीलिए उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, मतलब महिषासुर को मारने वाली, है ना। तो महिषासुर के ऊपर जो विक्ट्री थी दुर्गा माँ की, उसके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। जो हमारे वेस्ट बंगाल के व्यूअर्स होंगे वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। दे सेलिब्रेट इट वेरी डीपली, वेरी पैशनेटली, है ना। वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। मतलब आई रियली वॉन्ट टू बी देयर। मुझे लगता है वो 10 दिन जो होते होंगे काफ़ी अच्छे होते होंगे एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिशन वंस, एटलीस्ट वंस, है ना। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि ये कम से कम 10 दिन में एक बार बंगाल में रहूँ ज़रूर, ऐसे टाइम पे, शारदोत्सव के टाइम पे एटलीस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जैसे ही आया ना, इसके अलावा 14 और हैं, ठीक है ना। 14 और हैं जो कि आईसीएच में इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे दुर्गा पूजा गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज टैग ये दिख रहा होगा दुर्गा पूजा का, है ना। पहला तो ये दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है ना। दुर्गा पूजा जो है इन स्पेशली इन कोलकाता रीजन ये बहुत फेमस है, तो ये आपको मैंने बता दिया। दुर्गा पूजा ये पहला हो गया। दूसरा इसका देख लेना, याद रखना, कुंभ मेला 2017 में कुंभ मेला को दिया गया था, है ना। कुंभ मेला जो कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। हर 4 साल में होता है, रोटेशन पे होता है, ठीक है ना। ये भी याद रखना, 16 सालों में रिपीट करता है दूसरी जगह पे। एंड इसके अलावा यहाँ पे हर 12 साल बाद रिपीट करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देख लो नौरोज़ है। नौरोज़ बिगिंस एट द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है ना। नौरोज़ बिगिंस एट द स्प्रिंग इक्विनॉक्स व्हेन द सन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड द डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ, ठीक है ना। और ये अफगानिस्तान, अजरबैजान, ईरान, इन सब जगहों पे सेलिब्रेट किया जाता है। और भी कंट्रीज़ हैं, ये सब आप देख सकते हो।
ये नौरोज़ का फेस्टिवल हो गया। आगे देखें तो योगा, योगा 2016 में इंक्लूड किया गया था। योगा वाज आल्सो इंक्लूडेड इन 2016, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे अगर हम देखें इसमें योगा के अलावा तो यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थटेराज। थटेराज जो है जंदियाला गुरु पंजाब, ये पंजाब का है। थटेराज जो होते हैं ऑफ जंदियाला गुरु, दे आर क्रेडिटेड फॉर कंटिन्यूइंग द ट्रेडिशन टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स। तो ये ब्रास और कॉपर यूटेंसिल्स याद रखिएगा, ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स बनाने का काम करते हैं, ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स बनाने का काम करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है थटेराज पंजाब। ठीक है, इसके अलावा आगे मैं आपको बताऊँ संकीर्तना ऑफ मणिपुर। मणिपुर 2013 में इसको इंक्लूड किया गया था संकीर्तना को। एंड संकीर्तना प्रैक्टिस सेंटर ऑन टेम्पल वेयर द परफॉर्मर्स नरेट द लाइफ्स एंड डीड्स ऑफ कृष्णा थ्रू सॉन्ग्स एंड डांस। तो इसको संकीर्तन बोलते हैं, वैष्णव ट्रेडिशन का है, और लॉर्ड कृष्णा की जो लाइफ थी, डीड्स थे, उनको एक्सप्रेस किया जाता है सॉन्ग्स एंड डांसेस में, तो संकीर्तन इसको बोलते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे और भी हैं, छाऊ डांस है, छाऊ डांस आपको पता होगा। देन बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान, कलबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस कहाँ का है? राजस्थान का है। मुडियट्टू द रिचुअल थिएटर एंड डांस फॉर्म ऑफ केरला, याद रखिएगा मुडियट्टू इज द रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला, मुडियट्टू। और रम्मन 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 रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। तो रम्मन जो होता है वो रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। एंड कुटियट्टम इज अ संस्कृत थिएटर, कुटियट्टम भी आपका केरला का है, कुटियट्टम इसको याद रखिएगा केरला का है। रामलीला विच इज़ द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायणा, रामलीला भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो हैं ये अलग अलग इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में लिस्ट में इंक्लूडेड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। ये दोनों हमने मेन टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा हम एडिटोरियल पार्ट में है, तो आज का एडिटोरियल एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, WTO's चैलेंज टू MSP। अब MSP के रिगार्डिंग हमने कई डिबेट सुने होंगे, जिसमें हमने सुना कि MSP को भैया आप लीगलाइज कर दो, हमने बोला MSP का एक स्टैट्यूटरी लॉ निकाल दो, ठीक है ना। MSP का कोई भी लॉ नहीं है, MSP हर साल अलग से अनाउंस की जाती है, लेकिन कोई लॉ लीगल वो नहीं है, ठीक है ना। अब चैलेंज सब बोल तो रहे कि भैया MSP को लीगलाइज करो, लेकिन उसका एक एंगल है जो अभी तक किसी ने नहीं डिस्कस किया था, वो आज इस ऑथर ने डिस्कस किया है। ये एंगल है WTO का, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एंगल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, देयर इज अनदर डायमेंशन ऑफ दिस डिबेट दैट हैज गॉन अननोटिस्ड। कैन इंडिया प्रोवाइड लीगल गारंटी फॉर MSP विदाउट वायलेटिंग इट्स इंटरनेशनल लॉज, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ऑथर ने कहा है कि क्या MSP को हम लीगलाइज कर सकते हैं बिना इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किए हुए। तो यहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का नाम जो बताया वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। देयर इज अ AOA जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बोलते हैं, और ये कहाँ का है? WTO का है। इट्स एन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और ये WTO का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि AOA का मेन एम ये है, एग्रीकल्चर के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है उसका मेन एम ये है कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट ना दिए जाए, ऐसे डोमेस्टिक सपोर्ट एग्रीकल्चर के फील्ड में ना दिए जाएं जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करे। देयर शुड नॉट बी एनी सपोर्ट लाइक दैट कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को वो करने लगे, डिस्टॉर्ट करने लगे। अब यहाँ पे जो डोमेस्टिक सब्सिडी दी जाती है ना, एग्रीकल्चर के नाम पे जो डोमेस्टिक सब्सिडी दी जाती है उसको 3 अलग अलग बॉक्सेस में कैटेगराइज किया जाता है, मतलब 3 अलग कलर के बॉक्सेस हैं जिनके अंतर्गत WTO में कैटेगराइज किया जाता है। ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहली तो आपकी ग्रीन बॉक्स हो गई, दूसरी ब्लू बॉक्स हो गई और तीसरी एम्बर बॉक्स हो गई, ठीक है ना। अब ग्रीन बॉक्स के अंदर वो सब्सिडीज आती हैं, दे आर लाइक इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स डीकपल्ड फ्रॉम प्रोडक्शन, ठीक है ना। इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स को जो इनकम सपोर्ट दिया जाता है विच इज नॉट लिंक्ड विद द प्रोडक्शन से उसका कोई मतलब नहीं होता, दिस इज जस्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, ठीक है ना। तो ये आता है आपका ग्रीन बॉक्स में। ब्लू बॉक्स में आता है डायरेक्ट पेमेंट्स अंडर द प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स में आता है डायरेक्ट पेमेंट्स अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है ना। प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत उनको डायरेक्ट जो बेनिफिट दिया जाता है दैट कम्स अंडर द ब्लू बॉक्सेस, ठीक है ना, ब्लू बॉक्सेस सब्सिडी। अब इन दोनों को जो है ग्रीन बॉक्स और जो ब्लू बॉक्स था,
इन दोनों को क्या कंसीडर किया जाता है, इसको नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज माना जाता है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज याद रखना है आपको, ये लेकिन जो एम्बर बॉक्स है, तीसरी जो सब्सिडी है, यानी कि जिसको हम एम्बर बॉक्स बोलते हैं, तो वो जो आता है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग में आता है, ठीक है ना। एमएसपी जो आता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स हो गया, ये एक ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी में आता है, ठीक है ना। दैट इज द एम्बर बॉक्स, यही एम्बर बॉक्स होती है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। एम्बर बॉक्स यही होता है। और ये जो एमएसपी है ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग में आ जाता है, ये आता है किसमें, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे ग्रीन, मैंने फिर एक बार बताता हूँ, ब्लू बॉक्स में आता है जिसमें कि ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होता है ब्लू बॉक्स में, और ग्रीन बॉक्स में भी नहीं होता है ट्रेड डिस्टॉर्शन। ये मानाता है कि ब्लू बॉक्स में और ग्रीन बॉक्स में नहीं होता है, लेकिन एम्बर बॉक्स में उसको माना जाता है कि ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडीज होती हैं गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, याद रखिए। ग्रीन बॉक्स की भी जो सब्सिडीज होती है गवर्नमेंट फंडेड होती है। एम्बर बॉक्स के अंदर का जो सब्सिडीज होती हैं वो आपकी वो वाली सब्सिडीज हैं जो जिनमें एक लिमिट लगी हुई है, वो अनलिमिटेड नहीं है। अदरवाइज ग्रीन बॉक्स की और ब्लू बॉक्स की अनलिमिटेड सपोर्ट आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में आप अनलिमिटेड सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आप जो एम्बर बॉक्स है उसमें अनलिमिटेड सपोर्ट नहीं दे सकते, ये क्योंकि प्रोडक्शन से लिमिटेड रिलेटेड है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि बाकी जो है प्रोडक्शन से लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्शन से लिमिटेड है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे देखो लिखा है, टू मेजर द एम्बर बॉक्स सपोर्ट डब्ल्यूटीओ मेंबर्स एग्रीगेट डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। ये देखो यहाँ पे एम्बर बॉक्स सब्सिडी कैसे निकाली जाती है, तो इसके लिए एक एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट एएमएस निकाला जाता है, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना। एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट निकाला जाता है। अब ये क्या है एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट? इट इज द टोटल ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, यानी कि प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट में, जैसे मान लो सपोज राइस हो गया, एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कितना सपोर्ट दिया जा रहा है, एंड नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, यानी कि फर्टिलाइजर्स में या इनके लिए कितना दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब एक जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसका एक आर्टिकल है 6.4b, वो कहता है कि दे आर कंट्रीज आर अलाउड टू प्रोवाइड अ डी मिनिमिस लेवल, डी मिनिमिस लेवल एक लेवल बनाया गया है जितना उतना अलाउड है। अब ये डी मिनिमिस लेवल कितना है, ये 10% है। इट इज एट 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। एक जो प्रोडक्ट था ना, अभी हमने देखा था, जैसे मैंने राइस बताया था, अब उस प्रोडक्ट का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 10% तक ही आप सब्सिडी दे सकते हो, उसके 10% तक ही आप सब्सिडी दे सकते हो, ठीक है ना। एक डी मिनिमिस लेवल सेट किया गया है, उसके 10% तक ही आप दे सकते हो, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट है, और इसका कैलकुलेशन होता है एएमएस के उसमें देखते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि उस प्रोडक्ट का टोटल कितना हुआ, और फिर 10% उसका कैलकुलेट करते हैं डी मिनिमिस लेवल, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको चीज याद रखनी है कि यहाँ पे अभी तो एक पीस क्लॉज चल रहा है। एक पीस क्लॉज कौन सा चल रहा है? पीस क्लॉज का मतलब ये है कि देखो, द पीस क्लॉज फॉरवर्ड्स ब्रिंगिंग लीगल चैलेंजेस अगेंस्ट द प्राइस सपोर्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पजेज इवन इफ इट ब्रीचेस द लिमिट। अगर फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए प्रोक्योरमेंट हो रहा है, अगर फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए प्रोक्योरमेंट हो रहा है, या फिर सपोर्ट जो दिया जा रहा है वो फूड सिक्योरिटी के लिए दिया जा रहा है, तो डी मिनिमस लेवल आप ब्रीच कर सकते हो, मतलब कि तब आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड सिक्योरिटी के नाम पे आप ये जो डी मिनिमस लेवल है वो आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर 10% की लिमिट आपने अगर ब्रेक की तो आपको डब्ल्यूटीओ को बताना पड़ता है। एंड इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया रिपोर्टेड दिस टू डब्ल्यूटीओ दैट इट गेव सब्सिडीज सब्सिडीज ऑफ $6.31 बिलियन फॉर राइस, जबकि जो वैल्यू थी वो $46.07 बिलियन की थी। तो अगर आप 10% के हिसाब से देखें तो केवल $4 बिलियन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने $6.31 बिलियन दी। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि चूंकि ज़्यादा दी तो वहाँ उन्होंने डी मिनिमस लेवल को चूंकि क्रॉस किया तो गवर्नमेंट को बताना पड़ा डब्ल्यूटीओ को। यही रीज़न है कि ऑथर ने बताया कि क्यों इस तरीके से आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी बिफोर मेकिंग अ स्टैट्यूटरी लॉ फॉर एमएसपी एंड दैट टू इन 23 क्रॉप्स। अलग अलग 23 तरीके के क्रॉप्स और इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि जो डी मिनिमिस या फूड सिक्योरिटी के अंदर डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के अंदर आने वाली चीज़ें, उसमें ज़्यादातर चीज़ें क्रॉप्स और ये जो ईटेबल्स हैं वही आते हैं।
कॉटन, ग्राउंड नट, सनफ्लावर सीड्स ये सब इंक्लूडेड नहीं है, जबकि ये कॉटन, ग्राउंड नट ये एमएसपी में तो इंक्लूडेड है। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों एमएसपी अभी देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और किस तरीके से ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को बिना वायलेट किए हम एमएसपी नहीं दे पाएंगे। दैट इज द बिग थिंग जो यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एएमएस लेवल, 10% डी मिनिमिस लेवल और ये कुछ चीज़ें, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स। याद रखिएगा ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो आपका एम्बर बॉक्स है उसमें लिमिट है और वो कैसे कैलकुलेट होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। एंड ग्रीन बॉक्स एक बार फिर बता दूं, दीज आर द पेमेंट्स विच आर लिंक्ड टू डिसीज कंट्रोल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है ना। और ब्लू बॉक्स हो गया दैट रिक्वायर फार्मर्स टू लिमिट द प्रोडक्शन, ठीक है ना। फार्मर्स जब अपने प्रोडक्शन को लिमिट करते हैं उस समय उनको जो सब्सिडी प्रोग्राम दिया जाता है वो ब्लू बॉक्स कहलाता है। एंड एम्बर में सारे डोमेस्टिक मेजर्स जो कि प्रोडक्शन से लिमिटेड रिलेटेड हो, है ना, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हो, है ना, एंड डायरेक्ट सब्सिडीज जो प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ को अफेक्ट करें, ये सारी चीज़ें आती हैं वो आपकी एम्बर बॉक्स में आती है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहाँ पे कैबिनेट्स नॉड टू रेज द गर्ल्स मैरिज एज टू 21। अब यहाँ पे सेंटर ने डिसाइड किया है कि जो लीगल एज ऑफ मैरिज होगी वेमेन की उसको 18 से बढ़ा करके 21 किया जाएगा। एंड दिस मूव इज लाइकली टू मेक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स इन द ऑनगोइंग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो ये इस बार के ऑनगोइंग विंटर सेशन में पार्लियामेंट में ही एक मूव लिया जाएगा एंड 18 से बढ़ा करके 21 एज जो है वो की जाएगी फॉर द गर्ल्स। That is the thing which is important. And Union Cabinet on it has cleared a proposal to bring uniformity in the marriageable age of men and women. So this is what has been told. और इसमें amendment किस में किया जाएगा? Prohibition of Child Marriage Act जो 2006 का एक्ट है, Prohibition of Child Marriage Act, Prohibition of Child Marriage Act जो है कब का एक्ट है? 2006 का एक्ट है, Prohibition of Child Marriage Act, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और अब जो है प्रपोज्ड एज जो है 18 से बढ़ा करके 21 कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो 18 से बढ़ा करके 21 कर दी जाएगी लड़कियों की एज। सो दैट इज़ अ वेरी गुड मूव, कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। लेट्स सी आगे कितना जल्दी ये होता है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो सुपर टाइफून राई हैमर्स फिलीपींस। तो एक टाइफून आ गया है, कहाँ पे आ गया है? राई नाम का टाइफून आ गया है, कहाँ पे? फिलीपींस वाले रीजन में। टाइफून के बारे में थोड़ा सा आपको मैं चीज़ें बता दूं कि टाइफून एक तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई होते हैं ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस एंड इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। लेट मी टेल यू द कंडीशंस एज वेल। पहली कंडीशन है कि लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर सरफेस का होना चाहिए, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। देन कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, देयर शुड बी कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट। देन स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, यानी कि जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, एक लो प्रेशर एरिया प्री एग्जिस्टिंग होना चाहिए। एंड एक अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। तो बस ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 3 स्टेज में ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ऑब्वियसली बात आपको पता होगा कि पहला इनिशिएशन होता है, फिर मैच्योर स्टेज आती है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं उसका डीके होता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस में होता है एंड इनके अलग अलग नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन के, जैसे कि ये साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, इन सब रीजन्स में टाइफून बोल रहे हैं इसको। वहीं पे वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में, जब कैरिबियन में और अटलांटिक में आएंगे तो हरिकेन बोलेंगे। अमेरिका वाले रीजन में हरिकेन बोलते हैं। फिर अगर हम देखें तो जो वेस्ट अफ्रीकन एंड सदर्न यूएसए है यहाँ पे टॉर्नेडो बोलते हैं, दैट इज नोन एज टॉर्नेडो। एंड जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो विली विली बोलते हैं और जब इंडियन ओशन में आते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलने लगते हैं। तो ये कुछ अलग अलग नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देख लेते हैं और कुछ अगर न्यूज आइटम है तो। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।